साहित्य के पाठकों नमस्कार। हम उपन्यास मैकलूस की गंज के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम दूसरे पार्ट में यानी दूसरे पायदान पर हैं। हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से मैकलूस की गंज बसाया गया और किस तरह से रीतता हुआ गांव या राबिन ऐसा पात्र जिसका परिचय हमें मिला और गांव का त्रासद रूप देखने को मिला। हम इस कड़ी में आदिवासी और मैकलूस की गंज का क्या संबंध हो सकता है। अगर हम संक्षेप में ये देख लें कि पिछले वीडियो में हमने कांके रोड से कांके पहाड़ी तक की बात की। नए जीवन की राह तलाशता नायक राबिन हमें दिखाई दिया और राबिन के प्रयासों से फाउंडर्स डे यानी मैकलूस की गंज गांव में पहली बार धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और गंज में महाजंग छिड़ती है। और रांची तक कौन जाते हैं? वो नीलमणि जो रॉबिन से काम करते करते अपना काम करते हुए अपने पिता से मिलने के लिए रांची जाती है। पागल खाने में पिता को ऐसे आतताइयों ने, देश विरोधियों ने, आदिवासी विरोधियों ने साजिश करके उन्हें रांची के पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। कई तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। वो एकमात्र बेटी उनसे बार बार मिलने जाती है और वहीं राबिन से मुलाकात होती है। राबिन के प्रयास से फाउंडर्स डे मनाया जाता है और इस तरह से राबिन गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा। जब वो फाउंडर्स डे की तैयारी करते हुए नीलमणि से कहते हुए छोड़ जाता है कि तुम बाकी तैयारी करो और मैं रांची से वो किताबें जो हमें बांटनी हैं वो लेकर के आऊंगा और साथ में पिता को लेके आऊंगा और एक आदिवासी पात्र जिसने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, बहादुर उरांव के बाहर लाने के लिए बहुत पत्राचार किया, वो हमें यहां दिखाई देंगे। हमने देखा कि पिछली बार हमने जब रॉबिन को गिरफ्तार किया जाता है, ये सूचना मिल करके सबसे पहले जो ही मिलती है नीलमणि को, तो वो घोषणा कर देती है कि हम रात के 12 बजे पैदल पैदल चलेंगे और सुबह तक रांची पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस इन पर टूट पड़ती है और वहां दो एग्लो इंडियन महिला थ्रिप्थाप और मिस बानर थ्रिप्थाप मृत्यु को प्राप्त होती है। वो बानर पैरालाइसिस होकर के कुछ दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि इस उपन्यास में एग्लो इंडियन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आसपास का क्षेत्र आदिवासियों का है। और इस जंगल में जब आदिवासियों ने देखा कि ये विदेशी यहां आकर के क्या क्या करने वाले हैं, हमारे साथ क्या क्या नहीं करने वाले हैं, इस डर से वो थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं। आदिवासियों का एक खास पहचान होती है, खास फितरत होती है कि वो बड़ी सहजता से नहीं मिलते, बाहरी लोगों से दूरी बना करके रखते हैं। तो मैकलूस की गंज में जब ये सब अफरा तफरी मस्ती है, गांव बसाया जाता है, तब आदिवासी उनको एक अलग निगाह से देखते हैं। तो हम यहां देखेंगे आदिवासी और मैकलूस की गंज। इसमें सामू मुंडा और राबिन किस तरह से मिलते हैं। सामू मुंडा एक ऐसा बुजुर्ग आदिवासी पात्र जो उसके कोई आगे पीछे नहीं, हमेशा आदिवासियों के लिए संघर्ष करता है और बहादुर उरांव की जो संघर्ष समिति होती है उसमें उसका सहयोगी बनता है। बहुत कुछ जानकारी मिलती है राबिन को जब राबिन ये कहता है कि मैकलूस की गंज पर मैं कुछ लिखूं, उसके पहले आसपास के परिवेश को समझ लेना मेरे लिए जरूरी है। और मुंडा, सामू मुंडा उन्हें बहुत कुछ जानकारी देते हैं। यहां तक कि जब
हवाई अड्डे पर रॉबिन को पुलिस गिरफ्तार कर रही होती है। सामो मुंडा बुजुर्ग होते हुए पुलिस वालों को लताड़ पिलाता है और चेतावनी देता है। इसके बाद पुलिस और उस पर पिल पड़ती है, तब तक पीटती रहती है जब तक वो गिर नहीं पड़ता। पुलिस रॉबिन को पकड़ के ले जाती है और अधमरा छोड़ के हवाई अड्डे से बाहर सामो मुंडा को पटक दिया जाता है। आदिवासी बिना अपराध के जेलों में होते हैं। ये एक सवाल है जो हर रचना में उभर करके आता है। यहां पर जेल में नहीं तो बहादुर उरांव मानसिक अस्पताल में है, और अगर रॉबिन एग्लो इंडियन है तो उसे रांची जेल में जब डाला जाता है तो जेलरों से वो कहता है कि मुझे बिरसा मुंडा जिस सेल में रहे थे उसी सेल में डाल दिया जाए। वो बराबर कहता है कि मैं उस सेल को देखना चाहता हूं। जिस दिन वो बरी किया जाता उस दिन उसे वो सेल दिखाई जाती है और महसूस करता है कि उसके अंदर भी जैसे बिरसा जाग रहा हो। सामू मुंडा बताता है रॉबिन को कि किस तरह से आदिवासियों पर आरोप लगते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। चोरी के इल्जाम देखिए कि जब खुद रॉबिन को जेल हो जाती है और वो आदिवासियों से मिलता है, उनसे पूछता है, तो पता चला कि अधिकांश बोलते हैं हमने साइकिल चोरी की थी, किसी ने बेल्ट चोरी किया था। इस आरोप में वो बिना किसी सुनवाई के पड़े हुए हैं। एक पात्र दूसरा है धानी मुंडा। वो जेल में पड़े हुए कहता है कि ऊपर वाला भी हमें भूल गया है, ऐसा लगता है जैसे जन्म दे करके। ऐसे संसार में, उसके शब्द है, ऐसे संसार में मत बेजना, 84 के चक्कर में मत डालना, इस दुनिया में हमारे साथ न्याय नहीं होता है। और इस उपन्यास में कुछ गीत दिखाई देते हैं जिसे सामू मुंडा और सिल्विया गाती है। देखिए कुछ पंक्तियां हैं। कौन फूल फूले आदि आदि रतियां, कौन फूले फूले बिनसार, बेली फूल फूले आदि रतियां, चंपा फूल फूले आदि रतियां। सामू मुंडा किसी संदर्भ में कहता है, चल मिन्नी आसाम जाबो, देसे बड़ो दुख रे आसाम देश रे मिन्नी, चाय बागान हरियाली रे। आप ये देखेंगे कि सामू मुंडा चर्चा में बताता है कि क्यों करके लोग आसाम चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ काम करने को नहीं है, मजदूरी करने को नहीं बचती। तो आदिवासियों में ही कुछ एजेंट ऐसे पैदा होते हैं जो उनको लेकर के जाते हैं और वहां भी वो ठगी के शिकार होते हैं। इस तरह से आदिवासी कहाँ नहीं ठगाए जाते। सामू मुंडा, धानी मुंडा, बहादुर उरांव और रॉबिन, इन तीनों से, चारों से मिलता है। डेनिस और बहादुर उरांव का संबंध बचपन का है। डेनिस बराबर याद करता है रॉबिन को, हांगकांग में बताता है अपने एग्लो इंडियन गांव के बारे में। और डेनिस जब बंगला बेच रहा होता है उस वक्त बहादुर उरांव की यहां जाकर के अपने सामान को किसी को बेचने के बजाय वो बहादुर उरांव की यहाँ रखता है। तो बहादुर उरांव कहता मैं क्या करूंगा, मेरी किस जरूरत का है, कहां रखूंगा। इस तरह के चीजों को प्रयोग करने की आदत नहीं है। डाइनिंग टेबल है, डबल बेड है, सोफा है, मैं क्या करूंगा। तो बोला कि आप इसलिए रखो कि मेरी अमानत है, अगर वापस लौटा तो मैं इसको वापस ले लूंगा। इस तरह से कहते हुए वो अपने सामान को मित्र बहादुर उरांव के यहाँ रखता है। लेकिन जब रॉबिन मैक्लूस की गंज आता है तो बहादुर उरांव को वहां नहीं पाता, बल्कि उसको पागल खाने में पाता है। इस तरह से त्रासदपूर्ण जीवन एग्लो इंडियन का है। उसी तरह से उनसे भी बदतर स्थिति आदिवासियों की दिखाई देती है। इस कॉम्प्लिकेशन में हम ये देखेंगे कि बेशक ये उपन्यास आदिवासियों पर नहीं है, एग्लो इंडियन पर है, लेकिन आसपास के परिवेश में उस जगह पर जहां आदिवासी रहते हैं, जहां ये गांव बसाया जाता है। जब बहादुर उरांव
मानसिक उस पागलखाने से बाहर लाए जाते हैं। जिस दिन दूसरे दिन उनकी रिहाई होने वाली थी, पता चला कि उसी दिन वो प्राण त्याग देते हैं। एक पात्र कहता है कि आदिवासियों के सितारे हिंद चला गया। विषाद की भाषा में देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि मानो चाटी नदी छाती कूट कूट कर विलाप कर रही हो। कुछ शब्द, कुछ वाक्य विकास कुमार झा के ऐसे लगते हैं जैसे जमीनी और उस जाति विशेष, उस परिवार विशेष, उस संस्कृति से निकले हुए लगते हैं। और कुछ इनके द्वारा ऐसे ईजाद किए हुए शब्द। चाटी नदी भी रो पड़ती है क्योंकि चाटी नदी के किनारे बहादुर उरांव डेरा डाल करके रह रहे होते हैं। भाईचारे की मिसाल देखिए कि डेनिस भी रो पड़ता है जब ये बात सुनता है। रॉबिन बहादुर उरांव को लेकर के कहता है, पहले अंकल उरांव की रिहाई होनी चाहिए। पिताजी को जब जेल में उनसे मिलने आकर के जब रॉबिन से पिताजी मिलते हैं तो वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते। वकील जब आता है तो कहता है कि बहादुर उरांव मेरे से भी पहले रिहा होना चाहिए। और ये बात जब कही जाती है तो डेनिस उस भावना को समझ जाता है। बहादुर उरांव त्रिपथाप इनकी खबर जेल में रॉबिन से कैसे कहेगा। डेनिस ये सोचता है कि बहादुर उरांव की मौत हो चुकी है, वो कह रहा है कि उसकी रिहाई पहले होनी चाहिए। ये दो खतरनाक त्रासदपूर्ण खबर उसके पास थी। डेनिस जब जेल में अपने बेटे से मिलता है, बहादुर उरांव नहीं रह गए, त्रिपथाप मर चुकी है, ये खबर डेनिस से किस मुंह से कहे। सारा गांव बहादुर उरांव के शव की प्रतीक्षा में होता है। और पता चला कि दूर दूर से संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता रहे वो बहादुर उरांव के उस जुलूस में शामिल होते हैं और एग्लो इंडियन मिलकर के उनको क्रियाक्रम संपन्न करते हैं। आदिवासियों में ये खास पात्र आपने देखे हैं, सामू मुंडा, बहादुर उरांव, नीलमणि। नीलमणि जो बहादुर उरांव की पुत्री है और नीलमणि सामू मुंडा से मिलाने के लिए रॉबिन को लेके जाती है। सामू मुंडा संघर्ष का प्रतीक है और संघर्ष समिति का गठन बहादुर उरांव करते हैं। संघर्ष समिति ऐसा काम करती है कि आदिवासियों के खिलाफ काम करने वाले थर्रा जाते हैं, डर जाते हैं। इसी कारण से बहादुर उरांव के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और उससे पागल घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों से लिखा करके। इस तरह से उसी के हित में उसे मानसिक पागल खाने में रख दिया जाता है। रॉबिन ये वादा करता है कि हम भी एक सुरक्षा समिति का गठन करेंगे। नीलमणि ये काम आरंभ करती है। सामू मुंडा जब चर्चा कर रहा था रॉबिन से तो एक खास बात कहते हैं कि आदिवासी को ठगने वाले बाहरी तो है ही, लेकिन अपने बीच पैदा हुए एजेंट भी इनको ठगते हैं या ठगाने का काम करते हैं। गैर आदिवासियों का योगदान क्या क्या रहा ये देखिए कि सामू मुंडा एक तरह से इतिहास की तरह है। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि गैर आदिवासियों ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया, संघर्ष किया। उनके बीच रहते हुए बासंती दी जो नीम डीह में रहती है वहीं बस जाती है और आदिवासियों के हित में काम करती है। दूसरी ऐसी महिलाएं मालती देवी चौधरी जो ढेका नाल में रहती है आश्रम बना करके, जिनके पति सीएम होते हुए भी वो जंगल में आश्रम बना के आदिवासियों के लिए काम करती है। इस तरह से सामू मुंडा ब्रह्म देव शर्मा के बारे में बताते हैं कि वो बस्तर के जिलाधीश रहते हुए उन्होंने हमेशा आदिवासियों के हित में काम किया और भारत सरकार ने उन्हें SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया। संयोग ये देखिए कि उनको
उन्होंने कभी भी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। दिल्ली में सामान्य से मोहल्ले में छोटा सा मकान लेकर के वो व्यक्ति जीवन गुजारता है। जब तक चलता रहा आदिवासियों के बारे में सोचता रहा है। तो कुछ पात्र, न केवल सामू मुंडा, जब ये कहते हैं कि मैं तो मुंडा समाज से हूं इसलिए आदिवासियों के बारे में मुझे अंतिम समय तक काम करना है, लेकिन मैं ही नहीं, बहुत सारे गैर आदिवासी भी आदिवासियों को के प्रति वफादार होते हैं, काम करते हैं। उपन्यास में झारखंड आंदोलन जब चल रहा होता है, इस पर भी राजनीतिक मंथन देखा जा सकता है। और यहां हम विकास कुमार झा पत्रकार की कलम को दाद देते हैं। बहादुर उरांव की यंत्रणा है और राबिन की चेतना इस उपन्यास में हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। जब गांव में झारखंड पर चर्चा चलती है, राजनीति पर चर्चा होती है, शिबू सोरेन के बारे में, लालू यादव के बारे में, और उस वक्त जब झारखंड का नाम क्या होगा, तो कुछ चर्चा करते हैं कि इसका नाम, क्योंकि वनाच्छादित है इसलिए वनांचल होना चाहिए। लेकिन झारखंड क्यों कर नाम हो और क्यों कर नाम पड़ा, इसकी बहस भी उपन्यास में होती दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जंगल झाड़ की अधिकता यहां है और इसीलिए ये प्रसिद्ध है। क्या? झारखंड, जंगल झाड़ की अधिकता को देखते ही इसे झारखंड कहा जाता है। इसी कारण से मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी पूरे दावे के साथ गरजते हुए कहते हैं, घोषणा करते हैं, अगर नाम रहेगा तो झारखंड ही। इस आंदोलनकर्ता, एक तरह से आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन, जिनके पिताजी ने भी जान दे दी थी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते लड़ते, वो शिबू भी उसी तर्ज पर आदिवासियों के लिए आवाज बनते हैं और उनके कई शब्द यहां उपन्यास में जिस तरह से उद्धृत किया गया है, काबिल तारीफ है। 15 नवंबर 2000 को इस नाम से ये प्रदेश सामने आता है और उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। उस दिन इस प्रांत का नाम और इस प्रांत का उद्भव होता है। फिर दूसरा सवाल ये उठा कि जब आदिवासी नाम से, उसके खास ठेठ नाम से ये प्रांत बन गया, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री में जब बीजेपी की सरकार बनने का माहौल था तो मरांडी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तब देखेंगे कि वहां झारखंड में उथल पुथल मच जाती है, एमसीसी उग्र हो उठती है, प्रदर्शन करती है, तोड़फोड़ होते हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचाया जाता है, पटरियां उखाड़ दी जाती है। शिबू भी प्रदर्शन करते हैं। शिबू मरांडी के खिलाफ होते हैं क्योंकि जो आंदोलन शिबू सोरेन ने किया, मरांडी कहीं आंदोलन में दूर दूर तक भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ पार्टी के कारण मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, जिसका विरोध झारखंड में होता है। शिबू सोरेन कार्यकर्ताओं को कहते हैं खुलेआम, हुक्म देते हैं कि जो भी गाड़ियां सरकारी दिखे वो जला दी जाए। उपन्यास का एक दूसरा रूप देखेंगे कि यहां लेखक पाठक दोनों दिखाई देते हैं। ये उपन्यास जिसमें उपन्यासकार ने एक पात्र ऐसा गढ़ा है जो खुद उपन्यास लिखने के लिए हांगकांग से चल करके इस गांव में आता है, और जब वो कई पात्रों से मिलता है, मिस बानर से मिलता है, तो पाता है कि मिस बानर बहुत अच्छी पाठिका रही है। उसके घर में, उसके बंगले में किताबें हैं और उसका अधिकांश समय या तो बगीचे में फूलों के साथ व्यतीत होता है या वो किताब पढ़ रही होती है। और उनके पति डगन भी अच्छे लेखक रहे, लेकिन नहीं, सॉरी, मिस बानर एक ऐसी महिला है जो अविवाहित है, लेकिन एक और है
डगन जो अच्छे लेखक रहे यहाँ आते हैं, लेकिन वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ पात्र पठन पाठन में रुचि रखते हैं। कुछ लेखक थे और एक बड़ा लेखक रॉबिन के रूप में यहाँ हमारे बीच में उपन्यास में मौजूद रहता है। रॉबिन गंज पर उपन्यास लिखने के लिए ही आता है। वो कच्चा मैटर तैयार कर रहा होता है, मिस्टर मिलर से चर्चा करता है और अन्य कई पात्रों से मिलता है। डेनिस से डेनिस से सुनता है गंज के बारे में। वो दादा मेगावन पर बहुत कुछ सुनता है। दादा मेगावन किस तरह से गंज में रह रहे होते हैं, तब अन्य पात्रों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका होता है। वह गंज का जिज्ञासा बस नहीं आता कि गंज देखने के लिए आया हो, बल्कि उस गांव में आकर के वो डूब जाता है। और इस तरह से जैसे वो इस गांव के लिए बना हो, या कहें कि दूसरा मैक्लूस्की था जो उस के रूप में लौट करके आता है और उस गांव के लिए कुर्बान हो जाता है। ये एक विडंबना देखिए कि मैक्लूस्की इस गांव को बसाने के बाद चल बसते हैं, चूंकि उम्र थी, लेकिन ये युवा आता है और गांव को एक सपना दिखाता है। गांव से जो लोग युवा भाग रहे थे उनमें एक जज्बा पैदा करता है लौटने का और अवसर देता है। वो गांव के लिए करते करते उन षड्यंत्रकारियों के हाथों मार दिया जाता है। गंज के हर बासिंदे को महसूस करा देता है कि गंज के लिए एक दूसरा मैक्लूस्की पैदा हुआ है। वो जान फूंक देता है गांव में, उन बुजुर्गों में। उनके चेहरे पर खुशी तैर जाती है और एक खुशी का माहौल बन जाता है। एक बड़ा उत्सव मनाने का प्लान उसके दिमाग में आता है, जिसको लेकर के कई साथी उनका साथ देते हैं। एंग्लो इंडियन, मुस्लिम और उरांव जो एक धागे में पिरोए हुए दिखाई देते हैं। आप ये देखेंगे, मिस बानर का जिक्र किया मैंने। बानर के बंगले में लगे फूल पर आप जब रोबिन से चर्चा करती है तो उन फूलों का पूरा इतिहास बता देती है वो, और फूलों से जैसे बात करती हुई दिखाई देती है। ये खास बात यह है, प्रकृति को लेकर के लेखक ने कितनी गहराई से विचार किया है। ऐसे पात्र भी खड़े हैं जो प्रकृति में रम जाते हैं। मिस बानर एक आदिवासी लड़की को साथ रखती है आया के रूप में, और वो दो चीजों से प्रेम करती है, हरियाली, फूल और पुस्तकें। उसका अच्छा पाठक होना भी पाठकों को प्रभावित कर जाता है। और मिसेज डगन जिसका बंगला यहां चर्चा में है, और कैप्टन मेंडोसा। डगन जिसके बारे में बताया था कि अच्छे लेखक थे, गंज में आते हैं और गंज में इसीलिए प्रभावित होते हैं कि यहाँ के माहौल में रहते हुए, प्रकृति के बीच रहते हुए, जंगल के बीच रहते हुए वो लिखते रहेंगे और अंतिम समय यहाँ खुशी से गुजारेंगे। लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है और मिसेज डगन कैप्टन को बंगला बेच करके चली जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां फिर पुनः शादी करती है, और वह भी जब नहीं रहता तो वापस लौट आती है। कैप्टन को बंगला जिसको बेचती है वो, कैप्टन उसे बंगले की चाबी सुपुर्द कर देते हैं। ये खासियत है इस एग्लो इंडियन परिवार का, गांव वासियों का, कि वो आदमी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने उसूलों पर जीते हैं, या संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते नहीं। पूर्व मालिक को पूरी तवज्जो से सम्मान कि आप यहां रहिए, ये आप ही का बंगला है। और उनकी तस्वीर जब वो चली गई थी वैसे ही वहां बनी रहती है। हालांकि वो कुछ समय बाद चल बसती है। ये एक ऐसा पिन पॉइंट है जो आजकल बुजुर्गों के साथ भारत में एक त्रासदी के रूप में उभर करके आया है कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जा रही है।
उपन्यास में दो विद्रोह की शादी बनाम नई पीढ़ी विमर्श या संवाद देख सकते हैं कि कैप्टन नाम के एक पात्र जो गोवा से चल करके गंज आते हैं। गंज का नाम सुन करके ये गोवा में अपने बंगले में रह रहे हैं, बच्चों को बंगला छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं गोवा नहीं गंज में रहूंगा। और तृप्ताप के यहाँ ठहरता है, तृप्ताप के यहाँ खाना बनता है, खाना आता है। एक दिन वो उन्हीं की बेटी से शादी करता है, लेकिन शादी जब चूंकि वो विदुर हो चुकी है, वो विधवा हो चुकी है और विदुर से शादी करनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके दो बेटे सवाल उठाते हैं, बगावत करते हैं। जूड़ी के बेटे की बगावत इस रूप में सामने आती है कि कभी घर ना आना ये कहते हुए, ये कह देना, बेटे के मुंह से सुनना। लेकिन कैप्टन जब समझाता है, कैप्टन कहता है जब मैंने शादी की थी तब तुम से परमिशन ली थी। ये गोवा में चर्चा चल रही है। कैप्टन जब ये कह देते हैं कि मैं शादी कर रहा हूं, तो वो कहता है बच्चा कि फिर हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए कितनी किस कदर ये संवाद हूबहू हो सकता है, या लेखक का अगर लेखक का है तो भी ये अगली पीढ़ी को दिशा देने वाला है कि विदुर या विधवा होकर के जीने से ज्यादा बेहतर है कि दो मित्रवत रह सकें। बेटा जब विरोध करता है तो वो कहता है कि जब मैंने शादी की थी तब तुमसे परमिशन नहीं ली थी, जब आज मैं अकेला हूं और आज मैं शादी कर रहा हूं तो तुमसे परमिशन लूं ये जरूरी नहीं है। इसके बाद कैप्टन का पुत्र कहता है, जो वाक्य देखिए, यू आर ओल्ड बट यू थिंक यंग। ये बहुत कुछ कह देता है। इसी वाक्य के बाद ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी जैसे इस नए मिशन को स्वीकार कर लेती है। कैप्टन जूडी दोनों की शादी हो जाती है। वो कैप्टन जूडी से कहता है कि जिंदगी के लिए लिस्ट लेस होकर के जीना ठीक नहीं, हमारी लिस्ट में भी कुछ चीजें होनी चाहिए, जीवन जीने के ख्वाब होने चाहिए। लिस्ट खत्म होना जिंदगी खत्म होना है। इस तरह से दो बूढ़ों की शादी होती है। तो गिफ्ट क्या दिया जाए, ये मैकलूस की गंज के ग्रामवासी चर्चा करते हैं। तो एक पात्र कहता है मैं इनको फूल गोभी दूंगा। दूसरा और भी मजाक करते हुए कहता है कि इनको हिस्ट्री ऑफ कंडोम्स नाम की किताब दे दी जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। गांव में जूडी और कैप्टन की शादी के लिए ऐसा लगता है कि जैसे गंज ने पंख पसार दिए हो, यानी सभी हंसी खुशी से इस शादी में शामिल होते हैं। उपन्यास का एक पक्ष और हो सकता है, वो यह है कि बुजुर्ग पीढ़ी का अकेलापन हम यहां देख सकते हैं। गिब्सन पिकाक गेस्ट हाउस के मालिक है और अकेले रह रहे हैं। उनकी बेटी है जो वहां नहीं है, वो काम काज के लिए वैसे ही विदेश जा चुकी है। गिब्सन पिकाक गेस्ट हाउस में एक उनके साथ काम करने वाला गेस्ट हाउस है, चूंकि उसमें खाना बनाने वाला चाहिएगा। बंगला से गिब्सन की एक कहानी, ये देखिए। गिब्सन एक ऐसा पात्र है जो जिसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अंततः पत्नी उन्हें नियंत्रण में रखना चाहती है। पुत्र और पुत्र वधू के बीच में पिता को लेकर के घमासान होता है और ये पात्र कई तरह की घोड़ा पालने की, कभी हाथी पालने की हसरतें रखता है और अंत में भी इसी हसरत के साथ वो अपना बंगला बेच देता है। एक गेस्ट हाउस का मालिक
पूरे बंगले से एक कमरे में आ जाता है और उसके बच्चे एक दिन आकर के उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। और एक दिन अफवाह फैलती है जिसको मिलर और दो ओल्ड पर्सन बात करते हैं कि अफवाह है कि कलकत्ता में वो भीख मांग रहे हैं या ओल्ड होम में रह रहे हैं। ये सुनकर के मिलर जो कहता है वो तारीफ काबिल है। बात अगर सच है तो गिब्सन को यहाँ लाना है, हम चल करके उसे यहाँ लेकर के आएंगे और हमारे साथ रखेंगे क्योंकि हमारे पास रखने की जगह भी है। उपन्यास में की शैली भी हमें रोचक लगती है, आकर्षित करती है। और खास करके मैं प्रकृति की दृष्टि से देखूंगा कि प्रकृति का जैसे मानवीकरण कई जगह पर होता हुआ दिखाई देता है। रॉबिन जब रॉबिन जब पागल खाने में बहादुर उरांव से मिलने के लिए जाता है, उस समय वो पेड़ों को देख रहा होता है, तो पेड़ों को देखते हुए सोचता है, जो सोचता है वो मायने रखता है कि पेड़ों का मानवीय परिवेश का असर भी हो सकता है पेड़ों पर। इस पर भी शोध होना चाहिए कि जो गांव के पेड़ हैं उसका माहौल और एक पागल खाने में जो पेड़ है उसका माहौल पेड़ों पर क्या असर डालता है। इस पर अगर अध्ययन हो तो ये पेड़ों की प्रकृति पर भी हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। यानी पेड़ भी इंसानी अनुभूति को जी सकते हैं, जी रहे होते हैं। मिसेज थ्रिप्थाप के बंगले में जब वो दो यूकेलिप्टस के पेड़ देखता है और फिर वापस पागल खाने में भी दो यूकेलिप्टस देख करके उसे वो याद हो आती है वो थ्रिप्थाप के बंगले में देखे गए पेड़ों की। हम उपन्यास में भाषा की दृष्टि से बात कर सकते हैं। वाक्य विन्यास, शब्द संयोजन, उसमें तुक, लय व संगीतात्मकता भी देखी जा सकती है। शब्द मैंने देखे कुछ नोट किए। बकतूत, वह बकतूती करना, यानी जो ज्यादा बातें करता है, बहुत कुछ बोल लेता है, या इसी तरह से फिर इधरी से बिदरी बातों के पंख होना। गंज की बत्ती सी फैलना, यानी जब हंसी मजाक में मैक्लुस्की गंज के बुजुर्ग और एंग्लो इंडियंस फैमिली में खुशी फैल जाती है, तब लगता है जैसे गंज की बत्ती सी फैल गई हो। और जो बूढ़े जब शादी करते हैं तो कहा जाता हतिया शादी। शब्द का वो देखिए किस तरह से संयोजन किया गया है। और जब वो शादी करने के लिए चर्च में जाते हैं तो उस चर्च में जब उसकी देखभाल के न होने के कारण, रंग रोगन न होने के कारण उसको कह दिया जाए गंज का बूढ़ा चर्च। उसी तरह का शब्द आता है वाक्य पूस की बात फुस। और ये एक शब्द है जो बार बार पाठक को सुनाई देता है, महसूस कराता है कि जब कोई पात्र दूसरे पात्र से बतिया रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, उसके लिए मुस्कुराना नहीं बोलते, बोलते हैं मुस्क कर कहना। यह शब्द मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। हो सकता है कि यह शब्द झारखंड के रांची के पास रहने वाले आदिवासियों का हो या बिहार में नेपाल के पास बसे गांव में आप विकास कुमार झा के गांव का हो सकता है। ये शब्द ठेठ राजस्थान में रह रहे मेरे लिए अपरिचित लगता है। जैसे मुस्क कर कहना, यानी मुस्कुरा करके बोलना। और देखिए कुछ एक वाक्य जिसका मतलब समझ में आता है जब पाठक संदर्भ सहित पढ़ता है। तू साला डिल्लड़ हेन तेन हाबी जाबी में ही रह गया। और देखिए तुक कैसे मिलाते हैं, अर्जी देने में खर्ची क्या। और मुखर्जी दा का ब्रेन अब लास्ट स्टेज में है। एक पात्र कहता है जब मुखर्जी दा ठीक से बात नहीं करते या उल्टी पुल्टी बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि इनका दिमाग लास्ट स्टेज में है। रचना में एग्लो इंडियन व गांव का समग्र रूप उभर करके आता है। ये एक खास बात है, चूंकि जब 525
पेज में फैला हुआ ये उपन्यास, जिसमें एग्लो इंडियन न केवल इस गांव के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, रांची कलकत्ता के हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए वो भी है, इंग्लैंड चले गए, ब्रिटेन चले गए, हांगकांग में रह रहे हैं, इन सब का यहाँ पूरा, यहाँ तक कि पुर्तगाल में किस तरह से आए और अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा किस तरह से पैदा हुए, सारा इतिहास उभर करके आता है इस उपन्यास में। मैक्लूस्की और रॉबिन, ऐसा लगता है कि मैक्लूस्की को बनाने में जिस तरह से मैक्लूस्की ने पूरी दिमाग लगाया, मेहनत की, उसी तरह से रॉबिन ने अपनी पूरी जवानी लगा दी होती है और कुर्बान हो जाता है। रॉबिन उपन्यासकार भी है, ये खास बात है। और संघर्ष समिति जो बहादुर उरांव चलाता है, बनाता है, उसकी बेटी चलाती है। रॉबिन आत्मरक्षा समिति नाम से आरंभ करता है और आत्मरक्षा समिति का जिस दिन वो शुभारंभ करता है, उसका उपन्यास का आरंभ भी उसी दिन होता है, ये भी मानी खेज है। रॉबिन की गिरफ्तारी और उसको जेल कर दिया जाता है, ये बड़ा ही दर्दनाक दृश्य होता है। ये एक तरह से चरम अवस्था होती है उस उपन्यास की, उस पात्र की, और पाठक ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह मार की हो। और उसे जब जेल में डाल दिया जाता है तो खूंखार सरगना भी ऐसे देखते हैं जैसे ये मासूम सा लड़का कितना खूंखार हो सकता है, उससे दूरी बना करके रखते हैं। और धीरे धीरे जब सहज होते हैं, घुलने मिलने लगते हैं, तो रॉबिन उनकी पूरी खैर खबर लेता है और उस जिंदगी को जीता है। शायद जेल जाने के बाद पता चला कि आदिवासी यहाँ किस तरह से बिना अपराध के रह रहे हैं। सवाल दर सवाल उसके दिमाग में उभरते हैं। एक गैर अपराधी का जेल होना पाठक को पूरी तरह से हॉन्ट कर देता है, और ये एहसास होता है कि उस जेल में जिसमें बिरसा मुंडा भी जवानी में रहे थे, ये भी एक दुख हो सकता है कि एक युवा जब भी अपने समुदाय के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है, उसे जेल के सीखचों में बंद कर दिया जाता है। ये इतिहास बार बार लौट लौट करके आता है। ये सवाल दरअसल सवाल ही रह जाता है। वो बिरसा वार्ड की ख्वाहिश करता है और बिरसा की शहादत की तरह उसकी भी शहादत हो जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये उपन्यास में ये पात्र हमें कई चीजों से मुखातिब करता है। मनुष्य जीवन देने की गरिमा से युक्त है ये पात्र, ऐसा नहीं है, पर वह देगा नीरवता में, जैसे बिरसा उसके अंदर गूंज रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नीलमणि से वो कई तरह के वादे करता है और वही संघर्ष जो उसके पिताजी कर रहे थे वो भी करता है। और जब भी वो शांत बैठता है तो उसे ऐसा लगता है, एहसास होता है जैसे कि उसके अंदर से बिरसा की आवाज उठ रही हो। हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से इस उपन्यास के कई पक्ष है, कई रूप है। ये दो पक्ष मैंने खास करके उठाए, एग्लो इंडियन बनाम आदिवासी, रॉबिन, और किस तरह से एग्लो इंडियन एक अपने गांव को बसाते हैं और अपने गांव में से उजड़ते हैं। ये एक नियति है। हम अगर कुछ देर के लिए महसूस करें कि मैक्लूस्की गंज उपन्यास की स्थिति क्या होगी, कम से कम 2021-22 में जब रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिलता है, तो यकाएक हिंदी जगत को शान से सिर उठाने का एक अवसर मिलता है। रेत समाधि की काफ़ी चर्चा हुई, वीडियो जारी हुए, व्हाट्सएप फेसबुक पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष में लिखा गया। कुल मिलाकर के सम्मान की बात थी। शैली बेशक वो आकर्षित करती है, लेकिन कुछ इन उपन्यासों में
साम्यता भी है। मैक्लूस की गंज से साम्यता रखने वाला दूसरा उपन्यास है बस्तर बस्तर, जो पूरी तरह से आदिवासी पर आधारित है, आदिवासी समस्या पर ही आधारित है। और यहां तक कि उसकी खास समस्या, जिसे नक्सलवाद कहते हैं, और सलवा जुडूम कि क्या स्थिति नहीं है पता पाठकों को, दूर रहने वालों को ये सलवा जुडूम क्या है। जब हम बीएमए के छात्रों से भी पूछ लेते हैं सलवा जुडूम क्या है, नहीं मालूम। लेकिन सलवा जुडूम पर आधारित ये उपन्यास पूरा परिचय देता है और इस तरह से आदिवासी के लिए हित में बनाया गया सलवा जुडूम उनके खिलाफ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोका जाता है। वहां का पत्रकार भी अंततः पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। मैक्लूस की गंज का हीरो भी मारा जाता है। रेत समाधि की नायिका भी मृत्यु को प्राप्त होती है। ये तीनों उपन्यासों को जो पढ़ते हैं तो इस तरह से एक चीज में साम्यता दिखाई देती है। हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि गांव पर अगर किसी उपन्यास का अध्ययन किया जाएगा तो मैक्लूस की गंज को याद किया जाएगा। किसी एक जाति विशेष पर समग्र उपन्यास की बात की जाएगी तो मैक्लूस की गंज को याद किया जाएगा। अंत में साम्यता त्रासदी पूर्ण घटना से है जो इन अन्य उपन्यासों में भी दिखाई देती है। उपन्यास में आदिवासी जीवन है, आदिवासी समस्याओं से रूबरू होते हैं और उपन्यास का नायक बिरसा मुंडा से तदाकार हो जाता है। ये एक खास बात रचनाकार की उभर के आती है। सवाल ये उठता है कि क्या उपन्यास का अंत दुखांत ही होना चाहिए तभी सफल कहलाएगा? ये सवाल पाठकों से भी हो सकता है। आप आदिवासी उपन्यासों का अंत अक्सर इस तरह से हुआ उनके नायकों का, और यहां पर मैक्लूस की गंज के लिए जो कुछ करता है, चूंकि वो बिरसा की धरती पर कर रहा था, आदिवासी आसपास थे, वो बिरसा उसके अंदर बोल रहा होता है, वो भी कुर्बान हो जाता है। इसके पीछे शायद साहित्य की एक चरमावस्था, ये मुद्दा, ये त्रासदी जीवन का हिस्सा है। आप महाभारत से लेकर गोदान तक पढ़ डालिए कि वो जीवन के अंत पर ही आकर के खत्म होता है। गोदान प्रेमचंद का ऐसा महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें होरी भी दम तोड़ देता है, और दम तब तोड़ रहा होता है। गोदान उपन्यास का शीर्षक देखिए कि 1 रुपया उनकी पत्नी पंडित को देते हुए कहती है कि ये 1 रुपये को ही गोदान समझना पंडित जी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। और होरी की सांस छूट जाती है। इस तरह से कहने का मतलब ये कि उपन्यासों का अंत जीवन का, या अंततः हर व्यक्ति को इस प्रकृति के लिए खाद बन जाना होता है, और जो अच्छा खाद होता है वो कुर्बान हुआ करता है। ये भाषा शैली और वाक्य विन्यास की बात चली थी। हम संक्षेप में इस पर देखिए, कुछ 2 वाक्य देखिए कि किस तरह से उभर के आता है। अफवाहबाजी शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया जाकर ही दम लेगी, क्योंकि गिब्सन की फैमिली ऑस्ट्रेलिया रहती है और पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। पत्नी ऑस्ट्रेलिया से पत्र लिखती है तो इधर गिब्सन हैरान परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब भी गंज के गिब्सन हाउस में जब चर्चा चलती है, कोई अफवाह उठती है, तो दम कहां जाकर के लेती है, ये कहावत के रूप में ये वाक्य देखिए। दूसरा देखिए, आसमान सिर पर उठा लेंगी, तो दो कहता है कि अभी कौन सा गोद में है। ये उपन्यासकार के भाषाई अंदाज है जो हमें पाठक को चौंकाता भी है, आश्चर्यचकित करता है और पाठक को जोड़े रखता है। चाहे 550 पेज ही क्यों न हो, पाठक जब तक ये उपन्यास खत्म नहीं हो जाता है, पाठक जुड़ा रहता है। मैं बेहद प्रभावित हूं इस उपन्यास से, उपन्यास की शैली से, भाषा से, और उनका जो उद्देश्य है उसे लेकर के। धन्यवाद। आप देखते रहिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इसी उम्मीद के साथ
मैं विदा लेता हूँ। रमेश चंद मीना।